हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 2 नवंबर है और आज के करंट अफेयर में जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग को डिटेल में बात करना है, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम आज रोहिणी नैयर पुरस्कार से। जानेंगे कि ये क्या है, ये किसे दिया गया और साथ ही ये किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे एक वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जिसका नाम है अरलम। ये चर्चा का केंद्र कल क्यों बना हुआ था, साथ ही इसकी हम लोकेशन देखेंगे कहां है, और ये एग्जामिनेशन हॉल में हमारा एनवायरमेंट का पोर्शन कवर करेगा, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। ये कल न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहे थे, क्योंकि यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में अब ग्वालियर और कोझिकोड इन दोनों को भी शामिल कर लिया गया है, जिसको मिलाकर अब भारत में 8 रचनात्मक शहर हो गए हैं जो कि यूनेस्को के लिस्ट में है। तो यहां से कई प्रश्न जो है एग्जाम में बन सकते हैं और बनेंगे भी, तो उन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यशस्विनी। ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था और ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे धारा 153 और 153A। ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये कल न्यूज में हाईलाइट हो रहा था। उसके बाद प्रोजेक्ट स्मार्ट क्या है, ये भारत के किस क्षेत्र में लागू है, ये किससे रिलेटेड है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। ये कल न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब देखिए, ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में है। मैं कई बार बता चुका हूं, क्योंकि इसका मुख्यालय ही गुरुग्राम में है। और ये गठबंधन जो है ना, भारत और फ्रांस के एक संयुक्त पहल द्वारा शुरुआत किया गया था। तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर ये न्यूज में आता है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या कारण था कि जो ये न्यूज में हाईलाइट हो रहा था, और साथ ही इससे रिलेटेड कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू हुए 3 संयुक्त परियोजनाओं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तो पहला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नवंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। तो कहां पे करेंगे? नई दिल्ली में करेंगे। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। 3 दिन के इस कार्यक्रम का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा करवाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य भारत की समृद्ध भोजन संस्कृति से परिचय करवाना है। किसको? विश्व को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं श्री प्रधान, वो अभी संयुक्त अरब अमीरात में थे, तो वहां पे उन्होंने एक MOU पे साइन किया जो कि शिक्षा से रिलेटेड है, जिसका उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के आदान प्रदान, संयुक्त अनुसंधान पहल यानी कि रिसर्च, पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने, शिक्षक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी जैसे सहयोग के विभिन्न रूपों को बढ़ावा देना है। और साथ ही बता दें कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो IIT दिल्ली के पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर को भी देखने गए थे। तो कहां पे है? अबू धाबी में है IIT दिल्ली का पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बेंगलुरु के 10 वर्षीय एक बच्चा है, 10 वर्ष का बेंगलुरु का, जिसका नाम है विहान तल्या विकास। ये नाम मतलब कि 2 बच्चों का नहीं है, एक ही बच्चे का है, जिसका नाम है विहान तल्या विकास। उसने जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, जो कि 10 वर्ष और उससे कम की श्रेणी में ये इसको पुरस्कार दिया गया है। तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष ऑपरेशन पदक। ये जो है 4 विशेष ऑपरेशनों के लिए प्रदान किया जा रहा है। और ये ऑपरेशन कौन कौन से थे? आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन, सीमा कार्रवाई ऑपरेशन, हथियार नियंत्रण ऑपरेशन और नशीले पदार्थों की तस्करी, रोकथाम और बचाव कार्यों जैसे विशेष अभियान के लिए प्रदान किया जाएगा। और साथ ही बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री का ये जो विशेष ऑपरेशन पदक होता है, इसका गठन वर्ष 2018 में करवाया गया था। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा मोमेंटम 2.0 ऐप की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से यात्री वर्चुअल खरीदारी कर सकेंगे। यात्री मेट्रो में सफर करने के दौरान घर के लिए जरूरी सामान भी खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एक वार्षिक सिनेमाई समारोह है, जिसका 54वां संस्करण जो है इस वर्ष गोवा में आयोजित किया जा रहा है।
आईएफएफआई ने अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के प्रतिष्ठित सदस्यों का खुलासा किया है, जिसमें फिल्म निर्माता शेखर कपूर जो है वो टीम का नेतृत्व करेंगे। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। थाईलैंड अगले महीने से मई 2024 तक भारत और ताइवान से आने वाले लोगों के लिए वीजा आवश्यकताओं में छूट देगा, ताकि उच्च सीजन मतलब कि जब उनका पीक सीजन होता है तो पीक सीजन के करीब आने पर अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। अब हम आगे बात करते हैं रोहिणी नैयर पुरस्कार के बारे में कि यह न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज यह है कि ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार इंजीनियर से सामाजिक कार्यकर्ता बने दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने के उनके काम के लिए प्रदान किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये नाम, दीनानाथ राजपूत, इनको आप ध्यान रखे रहिएगा। यह पुरस्कार दिवंगत अर्थशास्त्री प्रशासक डॉक्टर रोहिणी नैयर की स्मृति में प्रदान किया गया है। इसके साथ एक ट्रॉफी, एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख रुपए नकद पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य ये चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि केरल के अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य में वन निरीक्षकों पर माओवादी होने के संदेह में व्यक्तियों द्वारा गोलीबारी की गई थी। अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के केरल राज्य में है और साथ ही बता दें कि ये केरल का जो है सबसे नॉर्थ में वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। और नॉर्थ से हम साउथ की ओर बढ़ेंगे तो पहले हमारा अरलम आएगा, उसके बाद वायनाड आएगा और फिर उसके बाद कोट्टियार आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा मालाबार। तो ऐसे श्रेणी भी जो है पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये केवल केरल राज्य का है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। इसका क्षेत्रफल 55 वर्ग किलोमीटर है और यह अभ्यारण्य विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है, जिसमें हाथी, बाघ, तेंदुए और विभिन्न पंछी प्रजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के बारे में। तो न्यूज यह है कि यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में केरल के कोझिकोड को साहित्यिक शहर घोषित किया है और यह सम्मान पाने वाला कोझिकोड भारत का पहला शहर होगा। साहित्य के क्षेत्र में कोझिकोड जो है भारत का पहला शहर हो गया है, जिसको यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। और इसके अतिरिक्त ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में स्थान दिया है। तो इन दोनों शहरों का नाम याद रखिएगा, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। यूनेस्को के अनुसार ग्वालियर और कोझिकोड सहित विश्व के कुल 55 नए शहरों को इस सूची में शामिल किया गया है। यूसीसीएन के इस सूची में अब तक 100 से अधिक देशों के 350 शहरों को शामिल किया जा चुका है। और जो ये 55 नए शहर शामिल हुए हैं ना, इनको 1 से 5 जुलाई तक बागरा, जो कि पुर्तगाल में पड़ता है, में आयोजित होने वाले वर्ष 2024 के यूसीसीएन वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। अब जो ये सम्मेलन होगा उसका विषय क्या होगा, थीम क्या होगा, अगले दशक के लिए युवाओं को मेज पर लाना, ब्रिंगिंग यूथ टू द टेबल फॉर द नेक्स्ट डिकेड, ये इसका विषय होगा। आगे बढ़ते हैं और यूसीसीएन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। यूसीसीएन में 7 रचनात्मक क्षेत्र हैं, मतलब कि 7 फील्ड में ये जो है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शहरों को शामिल करता है। अब वो 7 रचनात्मक क्षेत्र कौन कौन से हैं? शिल्प एवं लोक कला, मीडिया कला, फिल्म, डिजाइन, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य और संगीत, ये 7 क्षेत्र हैं। और अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं तो यहां से एक न एक स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यूसीसीएन में भारत के कितने शहर हैं। तो भारत के कुल 8 शहर हैं और ये 8 के 8 आपको याद होने चाहिए। पहला है जयपुर। जयपुर को शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में स्थान दिया गया था वर्ष 2015 में। वर्ष 2015 में ही वाराणसी को भी स्थान दिया गया था संगीत के रचनात्मक शहरों की सूची में। चेन्नई को भी संगीत के रचनात्मक शहरों की सूची में 2017 में शामिल किया गया था। मुंबई को फिल्म के सूची में जो है 2019 में शामिल किया गया था। हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी में 2019 में, श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में 2021 में, ग्वालियर और कोझिकोड, ग्वालियर को संगीत में और कोझिकोड को साहित्य के रचनात्मक शहरों के सूची में शामिल किया गया है इसी वर्ष। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो साहित्य के क्षेत्र में कोझिकोड जो है पहला है। और संगीत की बात करें तो ग्वालियर हो गया आपका, वाराणसी हो गया और चेन्नई, ये 3 शहर जो हैं वो संगीत के क्षेत्र में शामिल हैं। तो एक तो आप 8 शहर हैं यूनेस्को
के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही चूंकि वाराणसी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि ये संगीत के क्षेत्र में रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल है। और संगीत की बात कर रहे हैं तो संगीत के क्षेत्र में कुल 3 शहर है, वाराणसी, चेन्नई और साथ ही ग्वालियर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनेस्को के प्रमुख पहल कौन कौन से हैं। तो एक तो बता दें कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है वो यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है। विश्व धरोहर कार्यक्रम भी यूनेस्को का एक कार्यक्रम है। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, ये भी जो है यूनेस्को का कार्यक्रम है। एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर, ये भी जो है यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है। और रचनात्मक शहरों का नेटवर्क, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ये भी जो है यूनेस्को का है और इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2004 में हुई थी, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब यूनेस्को जो है कौन कौन से प्रमुख रिपोर्ट जारी करता है। यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट जारी करता है, साथ ही स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया, ये भी जो है यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये हमारे एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अगर आपको हमारा करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज आप अपने दोस्तों के बीच में हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। साथ ही हम जो है RO के लिए एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं जिसमें अभी ज्योग्राफी चल रहा है और साथ ही उसमें अब करंट अफेयर के पार्ट बाय पार्ट करके कई वीडियो आने वाले हैं और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करवाए जा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप जाके उसको जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं यशस्विनी के बारे में कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था और ये क्या है। तो न्यूज ये है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से आयोजित CRPF की महिला बाइकर्स का बाइक अभियान जिसका नाम है यशस्विनी, ये जो है राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है के अवसर पर गुजरात के एकता नगर में अपनी यात्रा का समापन किया। इन्होंने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश भर में नारी शक्ति और या नारी शक्ति का जश्न मनाने के लिए 150 CRPF महिला बाइकर्स के एक समूह एक बाइक अभियान जिसका नाम था यशस्विनी के आयोजन के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ सहयोग किया। कुल 10,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने के बाद महिला बाइकर्स 31 अक्टूबर 2023 को अंतिम कार्यक्रम के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर में एकत्रित हुई थी। इसीलिए ये जो है यशस्विनी न्यूज में हाईलाइट हो रहा था। तो ये क्या है, ये जो है महिला बाइकर्स का एक समूह है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धारा 153 और 153A ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो अभी पता है आपको कि कोच्चि में जो है विस्फोट हुआ है, केरल के कोच्चि में विस्फोट हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। उस पर जो है टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ जो है एक मामला दर्ज किया गया है केरल में। अब वो किसके तहत दर्ज किया गया है, वो धारा 153 और 153A के तहत ही दर्ज किया गया है, जो कि केंद्रीय मंत्री के ऊपर दर्ज किया गया है, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोच्चि शहर पुलिस साइबर सेल की एक शिकायत के आधार पर चंद्रशेखर के खिलाफ IPC की धारा 153 जो कि दंगे के लिए उकसाने के लिए होता है और 153A ये क्या होता है, ये धर्म जाति जन्म स्थान निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, ये इससे रिलेटेड है, के तहत गैर जमानती मामला दर्ज किया है। तो इन दोनों धाराओं को आप ध्यान रखे रहिएगा, 153 दंगों को उकसाने के लिए और 153A धर्म जाति जन्म स्थान निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं प्रोजेक्ट स्मार्ट के बारे में कि ये क्या है। तो न्यूज ये है कि मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट स्मार्ट के साथ स्टेशन क्षेत्र विकास परियोजना के संबंध में रियल्टर्स के दृष्टिकोण और आवश्यकताओं को समझने के लिए एक खुला सेमिनार का आयोजन किया जाता है, इसीलिए प्रोजेक्ट स्मार्ट न्यूज में चल रहा था। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जिसको हम प्रोजेक्ट स्मार्ट के रूप में जानते हैं के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया था। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार प्रोजेक्ट स्मार्ट देश में सतत शहरी विकास और हाई स्पीड रेल परिवहन के लिए एक बेंचमार्क है और यह परियोजना
देश भर में भविष्य के लिए विकास के एक मॉडल के रूप में काम करेगी। समझौता ज्ञापन मार्ग के 12 स्टेशनों में से 4 हाई स्पीड रेलवे स्टेशन हैं, जो कि साबरमती, सूरत, विरार और ठाणे आते हैं। विरार और ठाणे जो है वो महाराष्ट्र में आएंगे, साबरमती और सूरत जो है गुजरात में आएगा। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था और यहां से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ने घोषणा किया है कि वैश्विक सौर सुविधा GSF सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए ISA द्वारा गठित एक भुगतान गारंटी कोष $35 मिलियन का पूंजी योगदान प्राप्त करने के लिए तैयार है। भारत सरकार ISA से आने वाले $10 मिलियन के अलावा GSF में पूंजी योगदान के रूप में $25 मिलियन के निवेश पर विचार कर रही है। इसीलिए यह हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। अब ये GSF है क्या? ग्लोबल सोलर फैसिलिटी को पूरे अफ्रीका में वंचित क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में सौर निवेश को उत्प्रेरित करने और इस प्रक्रिया में वाणिज्यिक पूंजी को अनलॉक करने के लिए डिजाइन किया गया था। आगे बात करते हैं डिटेल में। अपनी विशाल सौर क्षमता के बावजूद अफ्रीका के पास दुनिया की स्थापित सौर क्षमता का केवल 1.3% है। अफ्रीका में लगभग 600 मिलियन लोगों के पास बिजली की पहुंच नहीं है, इसलिए वितरित सौर ऊर्जा परियोजना के लिए एक आकर्षक मामला मौजूद है। ISA ने अफ्रीका में GSF के माध्यम से निवेश की सुविधा के लिए मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी फंड, जिसे हम मीगा के नाम से जानते हैं, मीगा की स्थापना 1988 में हुई थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मीगा के अलावा अफ्रीका 50 वेस्ट अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अफ्रीका के बाद GSF का लक्ष्य जो है वो एशिया, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में विस्तार करना है, जहां क्षेत्रीय सुविधाएं विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में हुए संयुक्त परियोजनाओं के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना संयुक्त रूप से अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर लिंक, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट 2 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जो है वो 12.24 किलोमीटर लंबा रेलवे लाइन है, जिसमें बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर दोहरी गेज रेल मार्ग और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर की रेल लाइन शामिल है। ये आपका जो है अखौरा है और यहाँ पे आपका जो है अगरतला है। तो ये जो दोनों है ना, यहाँ पे जो है क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक का जो है परियोजना शुरू किया गया है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और साथ ही खुलना मोगला रेल लाइन परियोजना में मोगला बंदरगाह और मौजूदा खुलना रेल नेटवर्क को जोड़ने वाली लगभग 65 किलोमीटर चौड़ी रेल गेज रेल लाइन का निर्माण किया गया था। और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण जो है वो अप्रैल 2017 में ही शुरू किया गया था, जिसका दूसरा चरण कल के दिन शुरुआत किया गया। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 1 को सितंबर 2022 में भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था, जबकि यूनिट 2 को 1 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया। बांग्लादेश के 12 जिलों में 12 IT पार्क बनाने में भारत सहयोग दे रहा है। तो देखिए, अगर प्रश्न आएगा कि भारत जो है निम्नलिखित में से किस देश में 12 IT पार्क्स बनाने में सहयोग दे रहा है, तो उसका आंसर होगा बांग्लादेश। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही फिनटेक के क्षेत्र में दोनों देशों के पेमेंट गेटवे को जोड़ने के लिए भी सहमति बनी है कल के दिन। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा आज का करंट अफेयर। अब मैंने आज के लिए कुछ फैक्ट आपको प्रोवाइड करवाए हैं, जैसे इस्सिक कुल ये जो है एक लेख है और ये न्यूज में बना हुआ था। क्यों बना हुआ था? क्योंकि अभी जो है ये जो लैंडलॉक कंट्री है किर्गिस्तान, ये चर्चा केंद्र बना हुआ था। तो इसमें यहां पे एक लेक आता है जिसका नाम है इस्सिक कुल। ये जो है गर्म झील है जो कि पूर्वी किर्गिस्तान में पश्चिम तियानशा पहाड़ के एक एंडोर हिक यानी कि बहिर्वाह के बिना खारी झील है, जो किर्गिस्तान को कजाकिस्तान से अलग करने वाली एक विभाजन सीमा के ठीक दक्षिण में स्थित है। तो यहाँ पे ये है किर्गिस्तान में, पूर्वी किर्गिस्तान में। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, ये न्यूज में हाईलाइट हो रहा है, इसीलिए ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही बता दें कि नितिन गडकरी ने घोषणा किया है कि मिजोरम के
मिजोरम के लॉन्ग टाइल को म्यांमार के सिटवे बंदरगाह से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क अगले महीने तक पूरी हो जाएगी। ये जो है मिजोरम है, यहां पे आपका जो है लॉन्ग टाइल है और यहां से जो है सिटवे बंदरगाह से जो है एक परियोजना की शुरुआत जो है वो अगले महीने तक शुरू हो जाएगी। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि सिटवे बंदरगाह कहां पे है, म्यांमार में है। साथ ही आज के करंट अफेयर में मोगला बंदरगाह का भी चर्चा किया गया था, तो मोगला बंदरगाह कहां पे है, वो बांग्लादेश में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप अब हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय